नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जरा ध्यान से देखें आप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब। काले धन के खिलाफ नोटबंदी, बड़ा फैसला। और प्रधानमंत्री ने कहा किस तरीके से ये एक बड़ा फैसला है। और मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री पर तंज कसा, रेनकोट पहनकर नहाना जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पीएम मोदी के बयान पर भड़की कांग्रेस। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि हमारे लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। हिटलर कहा गया था, मुसोलिनी कहा गया था, और हमें उसी कॉइन में जवाब देना आता है। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा। कांग्रेस बीच में ही वॉकआउट कर जाती है। आनंद शर्मा बाहर आते हैं और क्या कहते हैं, ये देखते हैं। Then language about former Prime Minister, as Chidambaram ji and Kapil Sibal ji have said, we cautioned him initially, please do not drag the debate to such a low level. इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। वो अभिभाषण में संवाद की बात करते हैं, पर वो विवाद की बात और टकराव की बात हमेशा करते हैं। प्रधानमंत्री, जैसा आपको भी बताया गया, जानबूझकर सदन में नहीं आए क्योंकि हमारे प्रश्न को सुनना नहीं चाहते और प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते। ये सब इतना क्यों गुस्से में है, क्यों नाराज है, इसकी वजह यह है। दरअसल क्या हुआ, आज जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, और ये देखें आप, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा कि रेनकोट पहनकर नहाना जानते हैं मनमोहन, वो कला आती है उन्हें। इस पर एकाएक कांग्रेस भड़क गई। राज्यसभा से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। आदरणीय सभापति जी,
यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इतना ही नहीं, गोडबोले जी की किताब का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी भी चाहती थी ये करना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि मुझे चुनाव भी लड़ना है। लेफ्ट की ओर निशाना साधा और यह भी कहा कि किस तरीके से लेफ्ट के नेता इस बात का जिक्र संसद में कर चुके थे और वो चाहते थे, यानी कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको लगता था कि जब नोटबंदी की बात होगी तो कम से कम लेफ्ट उनके साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि उनकी सरकार ने क्या क्या किया है। हालांकि बीच में ही कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर जाती है। रेनकोट पहनकर नहाना जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर टिप्पणी। हालांकि इसके बाद एक और बड़ी बात, और वो बड़ी बात यह थी कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनको पता है कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है और उसी कॉइन में दिया जाता है, लेकिन वो सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए जवाब देंगे, ना कि उनकी तरह जिन्होंने मुसोलिनी और हिटलर का जिक्र किया था। इन्होंने राजनीतिक संवाद की मर्यादा तोड़ दी है और उसको इस निम्न स्तर पर लेकर चले गए कि उस स्तर पर बैठकर हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। वो कैसी धरातल पे गिरा दिया है जिससे उनकी पद की गरिमा तो खत्म हुई, राजनीतिक संवाद की मर्यादा खत्म हो गई। उनका एक ही काम है, अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान करना, विपक्ष को बदनाम करना, कलंकित करना और केवल अपने को ही सबसे बड़ा मानना। आज जिस तरह की भाषा और शैली का उन्होंने प्रयोग किया है वो स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, अपने पद की गरिमा को देखते हुए उनको शालीनता और विनम्रता से बात करनी चाहिए। उनको ऐसी भाषा जो अपमान करने की हो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और उसके साथ श्रीमती इंदिरा गांधी जो इस देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए, उनको भी उन्होंने मेमोरी को अपमानित किया है। इसलिए हमने वॉकआउट। सर पीएम आप लोग निकल भी गए, तभी भी पीएम ने कहा कि आप लोग ने कई बार गरिमा लांगी है। कभी नहीं लांगी। वो एक अवसर बताएं जब हमने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया। नायडू साहब ने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी बुलाया गया। कांग्रेस देखिए, आज पूरे देश ने सुना जब मैं बोल रहा था। विपक्ष की तरफ से डिबेट को हमने रैप अप किया और चेयर की तरफ से अनाउंस किया था कि आखिरी जो वक्ता हैं विपक्ष के आनंद शर्मा, उसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे। वो प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, पर आप रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर कभी भी सदन के अंदर हमने गरिमा को तोड़ा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें कि तमाम प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के फायदे तो सदन में गिना दिए। अब आपके लिए एक अच्छी खबर, अब आप जमकर कैश निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा बढ़ा दी है। 20 फरवरी के बाद से आप अपने बचत खाते से हफ्ते में 50,000 रुपए निकाल पाएंगे। 13 मार्च से यह सीमा भी खत्म हो जाएगी। 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। 8 नवंबर को पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद जब हिंदुस्तान में सुबह हुई तो लोग बैंकों के बाहर कतार में खड़े थे। एटीएम के बाहर लोगों का रेला दिख रहा था। एक एक करके 1 महीना बीता तो कुछ राहत दिखने लगी, 2 महीने बीते तो कुछ और राहत मिली, और जब 3 महीने बीत गए हैं तो आरबीआई की तरफ से एक और अहम ऐलान हुआ है। Effective from 20th February 2017, the limits on cash withdrawals from the savings bank accounts will be enhanced to rupees 50,000 per week from the current limit of 24,000 rupees per week. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि बचत खाते से कैश निकालने की सीमा 2 चरणों में धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। 20 फरवरी से कैश निकासी की सीमा 24,000 रुपए प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं 13 मार्च के बाद नकद निकासी पर लगी सीमा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। इस घोषणा के साथ आरबीआई ने बताया कि 27 जनवरी तक कुल 9.92 लाख करोड़ रुपए के 500 और 2,000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में आ गए थे।
आपको बता दें कि नोटबंदी के ऐलान के बाद 2000 रुपए निकालने की इजाजत थी। 2000 के बाद 10,000 रुपए लिमिट तय की गई। 10,000 के बाद 24,000 रुपए प्रति सप्ताह निकालने की सीमा तय की गई। एटीएम से रुपए निकालने की सीमा पहले 2,500 रुपए थी। 2,500 रुपए से बढ़ाकर इसे 4,500 रुपए कर दिया गया। हालांकि तब भी कैश निकालने की साप्ताहिक सीमा 24,000 रुपए ही थी। आज तक ब्यूरो। क्या वोट के लिए कोई भाई अपने भाई की हत्या कर सकता है? हो सकता है आपको यह सवाल ही अजीब लगे, मगर बुलंदशहर में आरएलडी के प्रत्याशी ने यही किया है। आरएलडी प्रत्याशी पर आरोप लगा है कि चुनाव जीतने के लिए उसने अपने ही भाई की हत्या करा दी। वोट के लिए भाई ने भाई का कत्ल करा दिया। चुनाव जीतने के लिए रिश्तों का कत्ल हुआ। कहते होंगे आप चुनाव को लोकतंत्र का पर्व, मगर इस पर्व में जीत इस कदर मायने रखती है कि भाई ही भाई की जान ले सकता है। भरोसा करना मुश्किल है, मगर पुलिस के गिरफ्त में खड़े बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी मनोज पर अपने ही भाई विनोद की हत्या का आरोप है। आरोपों के मुताबिक मनोज ने अपने छोटे भाई को इसलिए मरवा दिया ताकि उसकी मौत से उपजी सहानुभूति उसे चुनाव जिता दे। बेसिकली ही वांटेड टू गार्नर सम सिंपैथी वोट्स। इनको ये लग रहा था कि किसी तरह से भी मुझे जीत सुनिश्चित करनी है, तो इन लोगों के द्वारा ये प्लान करके घटना कारित कराई गई। दरअसल मंगलवार की सुबह खुर्जा के अकबाल गांव के आमबाग में 2 लाशें मिली। पहली लाश मनोज के भाई विनोद की थी, दूसरा शव विनोद के दोस्त सचिन का था। खबरों की माने तो मनोज गौतम ने स्कॉर्पियो से परविंदर और फिरोज को विनोद की हत्या के लिए भेजा। परविंदर ने एक दूसरे शख्स राहुल के मोबाइल से फिरोज से बात की। घबरा मत, तेरा भाई खराब है यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं जाना ना, वो कोई दिक्कत ना भाई, मैं ले पिस्ता सब ला के धर दी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हत्या के वक्त फिरोज आम की बाग के बाहर खड़ा था। परविंदर ने विनोद को गोली मारी। विनोद की हत्या होते हुए उसके दोस्त सचिन ने देख लिया। हत्या का राज न खुले इसलिए सचिन को भी गोली मार दी गई। यहाँ जो है बॉडी पड़ी थी विनोद की, और बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पर जहां आप देख सकते हैं भीड़ है, वहां पर जो दूसरे जो पीड़ित है उसकी बॉडी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपी को पकड़ा है। जो मेन आरोपी है वो परमिंदर है, उसकी तलाश की जा रही है। हत्या के तुरंत बाद मनोज ने थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो संदेह के दायरे में आए आरोपियों के नंबर ट्रेस किए गए और नंबर ट्रेस हुआ तो कत्ल का राज खुल गया। मगर आरोपी मनोज उसके भाई की हत्या के पीछे बीएसपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह का हाथ बता रहा है। ये बसपा वाले ने साजिश करके और जब करवाया गया है, ये तो सब राजनीति षड्यंत्र बनाया इन लोगों ने। चुनाव हम वहाँ जीत रहे थे, सभी दलों की बाजी हवा खराब थी, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र बनाया पूरा। खुर्जा पुलिस ने मनोज गौतम और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी परविंदर अभी फरार है। लेकिन इस हत्या के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र के पहरुओं का कितना पतन हो चुका है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और चिराग कोठी के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह दादरी के उसी बिसाड़ा में आज थे जहां बीफ की आशंका के चलते अखलाक की हत्या हुई थी। अखलाक के घर के पास ही राजनाथ मंच पर थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने अखलाक के बारे में एक शब्द नहीं बोला। अलबत्ता राजनाथ सिंह जब मंच से उतरने लगे तो 3 महिलाओं ने राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी को वोट न देने की बात कही। इस सरकार ने जो कुछ किया है राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किया है, राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नहीं किया है। यह फैसला किया है